हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MK स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशन टॉपिक्स लेता हूं और आपको उसके बारे में पढ़ाता हूं। हमने पिछली बार पढ़ा था कोल्ड वॉर ईरा और देखा था उसमें कि कोल्ड वॉर क्या थी, क्यों थी, कैसे हुई। दो सुपर पावर्स इसमें US और USSR, ठीक है। उन दो सुपर पावर्स में टकराव हुए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर आया था। तो उन दो सुपर पावर्स ने आगे क्या किया देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द एमरजेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। दो जो पावर ब्लॉक्स उनका एमरजेंसी कैसे हुआ देखते हैं। द टू सुपर पावर that is the US and USSR wanted to expand their spheres of influence in different parts of the world, hence they decided to take help of the smaller countries। क्या कह रहे हैं कि दो सुपर पावर्स थी, कौन सी, US और USSR, ठीक है। वो चाहते थे कि वो अपने जो एरिया है, स्फीयर्स हैं, उसको बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, ठीक है, अपने स्फीयर्स को एक्सपेंड करें और मतलब इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम अपने एरिया को बढ़ाएं, अपने प्रभाव को बढ़ाएं, ये चाहते थे वो, ठीक है। हैंस दे डिसाइडेड, आखिर में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो स्मॉलर कंट्रीज़ की हेल्प लेंगी। क्या करेंगे? हैंस दे डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ द स्मॉलर कंट्रीज, वो स्मॉलर कंट्रीज़ की मदद लेंगी। तो स्मॉलर स्टेट्स को उसके बदले में क्या मिला? स्मॉलर स्टेट्स को प्रोमिस मिला, उसके बदले में किसका? प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट लोकल राइवल्स, दुश्मन से बचाने के लिए, वेपन्स देंगे दुश्मन से बचाने के लिए, इकोनॉमिक एड मिलेगा। तो ये प्रोमिसेस मिले स्मॉल स्टेट्स को उनका साथ देने के लिए। कंट्रीज़ बटी, पहला जो डिवीज़न हुआ वो यूरोप में हुआ। पहले कंट्री कहाँ बटी? यूरोप में। जो वेस्टर्न यूरोप था वो US के साथ चला गया और जो ईस्टर्न यूरोप था वो USSR के साथ चला गया, ठीक है। जो वेस्टर्न यूरोप था US के साथ चला गया, ईस्टर्न यूरोप USSR के साथ चला गया। फिर जो ये वेस्टर्न यूरोप की कंट्री थी उन्हें वेस्टर्न अलायंसेस कहा गया और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी उन्हें ईस्टर्न अलायंसेस कहा गया। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न अलायंसेस कहा गया वेस्टर्न यूरोप को और ईस्टर्न अलायंसेस कहा गया ईस्टर्न की कंट्रीज़ को। वेस्टर्न अलायंसेस और ईस्टर्न अलायंसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में बदल गई, ठीक है। वेस्टर्न अलायंसेस बन गई नाटो, मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि 1949 में आई 12 स्टेट्स के, 7 स्टेट्स यानी कंट्री, ठीक है। फिर वॉर्सो पैक्ट बना ईस्टर्न अलायंसेस, ठीक है, 1955 में। कौन बना? वॉर्सो पैक्ट, ईस्टर्न अलायंसेस। नाटो ने डिक्लेयर किया कि दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। मतलब कि कह रहे हैं कि हम में से किसी भी एक पर इन्होंने हमला किया तो वो माना जाएगा पूरी नाटो पर हमला है। मान लीजिए नाटो है जिसमें बहुत सारी कंट्री है, तो ये कह रहे थे कि हम में से किसी पर भी इन्होंने हमला किया, किसी एक पर भी, तो ये माना जाएगा कि पूरी नाटो पर हमला है, पूरे पर हमला है, तो ये इनके खिलाफ जवाब देंगी, ठीक है। तो इनका ये मानना था। तो वॉर्सो पैक्ट जो थी उन्होंने जो 1955 में बनी, उसने क्या कहा कि हम काउंटर करेंगे नाटो फोर्सेज, जो नाटो की आर्मी है, ठीक है, नाटो के बंदे हैं, उन पर हम काउंटर करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए कितनी बड़ी लड़ाई होती गई। फिर आगे US और अलायंस सिस्टम बनाता है इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडल एंड द US built an alliance system called CENTO. CENTO means South East Asian Treaty Organization, CENTO means Central Treaty Organization। तो दो ट्रीटी और बनाता है ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीटो और सेंटो। ये दो और US क्या करता है? अलायंस सिस्टम बिल्ड करता है। दो सुपर पावर्स आती हैं, कौन सी? US और USSR। और ये दोनों क्या बढ़ाना चाहती हैं? अपना एरिया बढ़ाना चाहती हैं और ये मदद लेती हैं स्मॉलर कंट्रीज से, छोटी कंट्रीज से। और उन्हें क्या मिलता है स्मॉलर कंट्रीज़ को? उसके बदले प्रोमिस मिलता है कि आपको हम इकोनॉमिक एड देंगे, वेपन्स देंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन देंगे। और फर्स्ट डिवीज़न कहाँ हुआ? फिर यूरोप में हुआ, ठीक है। इस जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री थी वो US के साथ चली गई और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी ये USSR के साथ चली गई। और ये वेस्टर्न अलायंस कहलाई गई, ये ईस्टर्न अलायंसेस का कहलाई गई। और दोनों ने अपने आप को खुद को मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड कर दिया। एक बन गई नाटो तो दूसरी बन गई वॉर्सो पैक्ट। तो आगे जाके क्या हुआ कि US ने एक और अलायंस सिस्टम बना दिया जिसमें आती है सीटो और सेंटो। और फिर उसके बाद आगे क्या हुआ वो देखते हैं।
Many newly independent countries were worried of losing their freedom cracks and splits within alliance were quick to appear. जो अभी अभी आज़ाद थी कंट्री वो चिंतित हो उठी कि कहीं हमारे जो अभी तो हम आज़ाद हुए फिर से अलाइंस सिस्टम हमें जाके एक्वायर ना कर ले, ठीक है, अपने अंदर में ना मिला ना ले। जो फ्रीडम थी उनके लिए वो डर गई थी कि उनकी जो स्वतंत्रता है उनका क्या होगा, कहीं खो ना जाए। वैसे भी स्प्लिट्स विद इन अलायंस वर क्विक टू अपीयर कि मतलब कि जो अलायंस है उसमें फूट पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी। जो अलायंस सिस्टम में इतने सारे बिल्ड हुए थे उसमें फूट पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी। तो आगे क्या हुआ? कम्युनिस्ट चाइना क्वारल्ड विद USSR टूवर्ड्स द लेट 1950s and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. कम्युनिस्ट चाइना ने क्या किया? क्वारल्ड की, झगड़ा किया किसके साथ? USSR के साथ टूवर्ड्स द लेट 1950s, मतलब कि 1950s के आखिर में आते चाइना ने मतलब कि USSR के साथ झगड़ा कर लिया और आगे चलकर 1969 में उन दोनों ने वॉर लड़ी, ठीक है। ब्रीफ वॉर छोटी सी वॉर होती है, छोटी सी लड़ाई लड़ी ओवर ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट, मतलब कि ज़मीन को लेकर जो विवाद हुआ था उसके लिए इन्होंने वॉर लड़ी, लैंड के लिए आप कह सकते हैं, टेरिटरी के लिए, ठीक है। द अदर डेवलपमेंट वॉज द नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances. एक और डेवलपमेंट हुई इन सब चीज़ों के बीच, ठीक है, जिसको कह रहे थे नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM। मतलब कि इस मूवमेंट का मकसद था, इसका ये मकसद था कि हम किसी भी अलायंस के साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे वो US हो चाहे वो USSR हो, हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं करेंगे। इसमें कुछ कंट्रीज आती थी जिन्होंने ये इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था वर्ल्ड लेवल पर, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग ऑफ टू द अलायंस। मगर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री उन्हें एक वे दिया गया कि आप इनसे अलायंस से बाहर ही रहें, मतलब इनके साथ ना मिले, और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमारे साथ मिले, एक मूवमेंट को ज्वाइन करें कि हम किसी भी अलायंस को नहीं ज्वाइन करेंगे। द स्मॉलर कंट्रीज were of more help to the superpowers because they were the means to gain better sources such as oil and minerals location to spy each other and to launch weapons. तो कह रहे हैं कि जो स्मॉलर कंट्रीज थी वो बहुत मददगार साबित हुई सुपर पावर्स के लिए, ठीक है, मोर हेल्प टू सुपर पावर्स बिकॉज दे वर द मीन्स टू गेन बेटर सोर्सेज, क्योंकि वो उनके लिए साधन थे, स्मॉलर कंट्रीज उनके लिए साधन थी सुपर पावर्स के लिए, क्योंकि उनसे उन्हें बेटर सोर्सेज मिल जाती थी जैसे ऑयल, मिनरल्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें। लोकेशन टू स्पाई ईच अदर, क्योंकि बहुत टकराव चल रहे थे तो जासूसी कर रहे थे वो एक दूसरे की, ठीक है, तो जासूसी करने में बहुत मददगार साबित हुई, ठीक है। और अगर कोई वेपन लॉन्च करना हो, हथियार चलाने हो, मिसाइल चलाने हो, तो ऐसे हथियार के थ्रू लॉन्च करने में भी बहुत मददगार साबित हुए। तो ये हमारा पूरा सारा था एमरजेंसी ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, कैसे पावर ब्लॉक्स का एमरजेंस हुआ, आगे कैसे वो बढ़े, ठीक है, ये सारी कहानी थी। यहाँ हमने इस टॉपिक में एक नाम पढ़ा था NAM। इस दौरान एक NAM आई थी जिसने कहा कि हम किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उसका जो टॉपिक है उसने चैलेंज किया था बायोपोलैरिटी को। बायोपोलैरिटी मीन्स जहाँ अगर वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स हो उसे बायोपोलैरिटी कहते हैं, अगर वर्ल्ड में 1 सुपर पावर्स हो उसे यूनिपोलैरिटी कहते हैं, जैसे यूनिपोलार, ठीक है। ये सब टॉपिक जो यूनिपोलार, बायोपोलैरिटी आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बेसिक मीनिंग समझा दिया। तो हम NAM पढ़ेंगे आगे जाके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते तो वो भी करें, ठीक है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।